चैप्टर 173। गाइज अगले एपिसोड के लिए 250 लाइक्स एंड 80 कमेंट्स कर दीजिएगा, तभी अगला चैप्टर आएगा। अब आगे। जिंदा है। आरके के कपकपाते हाथों को देखकर शिवाय को कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर वह अपने चेयर से खड़ा होते हुए बोला, ठीक है फिर मिस्टर आरके, हम आपके वाइफ को ढूंढकर आपको इन्फॉर्म करते हैं। इतना बोलकर वह बिना वक्त गवाए प्राइवेट कमरे से निकल गया। उसके जाते ही ऋषभ भी घूर कर आरके को देखता है और फिर वह भी शिवाय के पीछे पीछे चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद आरके यानी कि राजवीर जल्दी से किसी के पास कॉल लगाकर बोला, डैड वो हमें मिल जाएगी ना? तो उधर से एक कड़कती हुई आवाज आई, राजवीर मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था तुम उसे लड़की को कंट्रोल में रख सकते हो, लेकिन नहीं, वह तुमसे बचकर भाग गई। कैसे मर्द हो तुम जो एक लड़की को नहीं संभाल पाए? उस आवाज को सुनकर राजवीर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल पाया और बोला, डैड अगर वह ओबेरॉय या फिर राजपूत फैमिली की हाथ लग गई तो उधर से फिर से एक गुस्से भरी आवाज आई, तो समझना तुम्हारी मौत पक्की है, क्योंकि राम ओबेरॉय एक ऐसा शख्सियत है जिससे हम दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते, और तुमने तो उसके जिगर के टुकड़ा को इतने सालों तक टॉर्चर किया है, तो सोच लो वह तुम्हारा क्या हाल करेगा। इतना बोलकर उधर से फोन कट गई। वही राजवीर जब अपने डैड की बात सुनता है तो वह पूरी तरह से डर जाता है। अभी उसके शक्ल पर वह रौब नहीं था जो एक होम मिनिस्टर के फेस पर होता है, बल्कि उसके चेहरे पर डर की शिकन थी, जिसे वह जैसे तैसे करके छुपाया और उस कमरे से बाहर निकल आया। इधर शिवाय सीधा उसे प्राइवेट कमरे से निकलकर अपने केबिन में आया और बिना कुछ बोले हेड चेयर पर बैठ गया। वही ऋषभ ध्यान से शिवाय को देख रहा था, तभी वह बोला, बिग बॉस क्या हमें आरके की वाइफ को ढूंढना है? उसकी बात पर शिवाय अपनी आंखों को बंद करके बोला, क्या तुमने आर की वाइफ की फोटो देखी? तो ऋषभ बोला, नहीं बिग बॉस अभी नहीं देखा। तो शिवाय कुछ देर सोचकर बोला, आखिर उसकी वाइफ 2 दिन से लापता और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर भी पता नहीं लग पा रहा है कि वह कहाँ है। तो जरूर उसकी वाइफ को किसी बड़े पावरफुल इंसान ने किडनैप किया है, या फिर वह किसी पावरफुल इंसान के पास है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया, तो उसने फोन पिक किया तो उधर से अम्यांश की आवाज आई, मुझे ब्यूटीफुल मम्मा से मिलना है, कहाँ है वह? उसकी आवाज सुनकर शिवाय तुरंत अपने फोन को देखता है, जिस पर अननोन नंबर से कॉल आया था। तो वह अपने सर्द आवाज में बोला, किसको मार कर फोन लिया? तो उधर अम्यांश जो कि एक कमरे में था और उसके सामने एक सर्वेंट नीचे जमीन पर गिरा हुआ था, उसके माथे से भी खून निकल रहा था। वह अपने घुटनों के बल बैठ और उसके खून को अपने उंगलियों से टच करते हुए बोला, भूल रहे हो कौन हूँ मैं? आखिर हमेशा आपके पास ही रहा हूं, तो थोड़ा तो बुद्धि होगा ही आपके जैसा। वही शिवाय का पारा हाई हो गया अम्यांश की बात सुनकर, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और बोला, वह तुम्हारी मम्मा नहीं है और वैसे भी वह तुमसे मिलना नहीं चाहती है। तो अम्यांश किसी सनकी की तरह अपने हाथ को गर्दन पर फेरते हुए बोला, शी इज माई ब्यूटीफुल मम्मा, और साथ में वह सिर्फ मेरी मम्मा है और किसी की कुछ नहीं। और हाँ, चाहते हो कि मैं कुछ और ना करूं तो मुझे जल्दी से मिलो, और खबरदार जो आपने मुझे कहा कि वह मुझे नहीं मिलना चाहती है। इतना बोलकर वह फोन काट देता है। वही शिवाय को बहुत गुस्सा आया अम्यांश सुनकर, लेकिन वह भी जानता था कि उसे इस तरह बनाने में सिर्फ और सिर्फ उसी का हाथ था, इसलिए वह अपने फोन को पॉकेट में डालता है और सीधा केबिन से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद ऋषभ किसी के पास कॉल लगाया और बोला, कैप्टन अपने आदमियों के साथ मिलकर एक फोटो भेज रहा हूँ, उस लड़की को ढूंढना है। तो उधर से कैप्टन की आवाज आई, जिंदा या मुर्दा? तो ऋषभ गहरी सांस छोड़कर बोला, जिंदा, वो भी बिल्कुल ठीक। तो कैप्टन ओके बोलकर फोन काट देता है। वही ऋषभ कैप्टन को फोटो सेंड करने के लिए अपने फोन को खोलना है और उस लड़की के चेहरे को देखता है, तो उसके हाथ फोन पर से छूट गया और फोन तुरंत नीचे जा गिरा। वह 2 मिनट के लिए तो वहीं पर हक्के बक्के रह गया, लेकिन जल्दी वह होश में आया और तुरंत फोन को उठाया और फिर से फोटो देखता है तो उसके हाथ फोन पर कस गए।
उसकी आंखें पूरी तरह से उस फोटो पर गड़ी हुई थी। जब 5 मिनट तक फोटो देखने के बाद वह खुद सेटिस्फाइड हो गया तो वह तुरंत उस केबिन में इधर उधर टहलते हुए बोला, यह कैसे पॉसिबल है? वह कैसे जिंदा हो सकती है? वह तो आज से 10 साल पहले ही मर चुकी थी। लेकिन इस फोटो में तो वही है, बिल्कुल शिवू की सारू। क्या सच में यह शारू ही है या फिर मुझे कोई गलतफहमी हो रही है? लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मेरा दिल बोल रहा है कि सार्विका मैडम ही है। मुझे पता लगाना होगा कि ये सर्विका मैडम ही है या कोई और। इतना बोलकर वो जल्दी से आरके के पास कॉल लगाया और बोला, आपकी वाइफ का नाम क्या है? इतना बोलकर वह दिल थाम कर खड़ा हो गया जैसे उसे कुछ बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है। थोड़ी देर बाद उसके कानों में आरके की आवाज आई, सार्विका खन्ना। यह नाम सुनते ही ऋषभ 2 कदम पीछे हो गया और बिना कुछ बोले फोन काट दिया। फोन काटने के बाद वह थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर उसके आंखों में खुशी दिखाई देने लगा और वह फिर खुद से बोला, इसका मतलब सार्विका मैडम जिंदा है। लेकिन कैसे वह जिंदा है? आज से 10 साल पहले ही कंफर्म हो गया था कि वह मर चुकी है। तो फिर 10 साल बाद भी वह कैसे जिंदा है? लेकिन वह इन सवालों को छोड़कर जल्दी से खुश होते हुए बोला, अगर वह जिंदा है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे है, क्योंकि जिस दर्द और गिल्ट में बिग बॉस जी रही हैं, वह गिल्ट अब खत्म होने वाला है। अब शिवाय सर भी खुश रह पाएंगे। मुझे जल्दी से जल्दी यह बात बिग बॉस को बतानी होगी। इतना बोलकर वह लंबे कदमों से केबिन के बाहर निकल गया। AR मेंशन। आरवी एक कमरे में बैठी हुई थी, तभी उस कमरे में आरुषि आते हुए बोली, अनु, रिसिट ने SK का अपॉइंटमेंट ले लिया है, तुम आज उनसे मिल सकती हो। तो आरवी खड़े होते हुए बोली, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। तभी ऋषित कमरे में आते हुए बोला, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो आरवी उसे घूर कर देखती है तो वह सकस पा जाता है। तभी आरवी बोली, अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो ऋषित तुरंत बोला, जिस तरह तुम मास्क में जाओगी उसी तरह मैं भी मास्क में जाऊंगा, तो फिर SK हमें कैसे पहचानेगा? और वैसे भी वह इंसान मुझे पागल लगता है, हमेशा अपने आप में ही गुम रहता है, जैसे वह बहुत ज्यादा अकेला है। तो आरुषि बोली, यह तुम्हें कैसे पता चला? तो ऋषित बोला, मैंने उसे एक मीटिंग में देखा था। तभी आरवी बोली, आरुषि, क्या आरके के डॉक्यूमेंट में लिखा था कि सार्विका ही उसकी वाइफ है? उसकी बात पर आरुषि भी सीरियस होते हुए बोली, अनु, आरके के किसी भी डॉक्यूमेंट में सारिका का नाम वाइफ के रूप में नहीं है। तो आरवी बोली, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि राजवीर ही सार्विका की हस्बैंड है? तो आरुषि बोली, मुझे सर्विका के गले में मंगलसूत्र मिला जिसके अंदर राजवीर और उसकी फोटो थी। उस फोटो को ही मैंने अपने आदमियों को भेजकर पता लगवाया तो मालूम चला कि वह दोनों हस्बैंड वाइफ है। तभी आरवी बोली, आरुषि, तुम अनय और मयंक एक काम करो, जितने भी आरके के पास डॉक्यूमेंट है कि सार्विका ही उसकी बीवी है, उसे खत्म करो। और आधा काम तो उसने खुद ही खत्म कर दिया है, दुनिया के सामने अपनी वाइफ को ना लाकर। और अगर उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो वह हमारे लिए और अच्छा होगा। उसकी बात पर आरुषि और ऋषित दोनों हैरान रह गए कि आखिर आरवी करना क्या चाहती है, लेकिन किसी ने भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। वही आरवी अपने मन में बोली, मुझे दिल्ली से ही पता है कि वह आरके कितना कमीना है, जब उसने दिल्ली में ही एक लड़की का रेप किया था। जब वह उस लड़की के साथ कुछ कर सकता है तो वह किसी के साथ भी कर सकता है, और उसकी वाइफ को देखकर लगता ही है कि उसने अपनी वाइफ के साथ भी वही किया है। चैप्टर 174। अम्यांश ऑब्सेस्ड बॉय। वहीं दूसरी तरफ रायचंद मेंशन में अभी की सिचुएशन काफी अलग थी, क्योंकि विक्रांत रायजादा किसी राजा की तरह हॉल के बीचों बीच सोफे पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कल ही उनके बॉडी में 2-2 गलियां लगी हुई थी। वह बिल्कुल एटीट्यूड में बैठे हुए थे। वहीं उनके सामने विक्रम रायजादा खड़े थे। जब विक्रम जी ने देखा कि विक्रांत रायजादा उन्हें कुछ नहीं बोल रही हैं, तो वह खुद ही बोलना स्टार्ट करते हैं। क्या चाहिए तुझे? क्यों इतने साल बाद आया हमारी जिंदगी को खराब करने?
उनकी बात सुनकर विक्रांत रायजादा बोले, यह सारी प्रॉपर्टी मैंने खड़ी की है। और फिर वह एक नज़र केशव रायजादा की ओर देखकर बोले, क्यों, सही कहा ना? उनकी बात पर केशव जी कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि सालों पहले भी जब रायजादा दादू ने उन्हें घर से बाहर निकाला था उस वक्त भी वह कुछ नहीं बोले थे। वही रुचि सबसे पीछे होकर बार बार विक्रांत रायजादा को देख रही थी, जिसे विक्रांत रायजादा बखूबी महसूस कर रहे थे। जब उनसे रहा नहीं गया तो वह अपने हाथों से इशारा करके रुचि को अपने पास बुलाते हैं, तो रुचि भी चुपचाप उनके पास चली जाती है। तभी विक्रांत जी बोले, रुचि, क्या तुम बता सकती हो तुम्हें किस चीज में रुचि है? उनकी बात सुनकर रुचि सोच में पड़ गई, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसके पैशन के बारे में नहीं पूछा था। वही रेयांश का भी ध्यान पूरी तरह रुचि पर था, क्योंकि अब उसे भी लग रहा था कि राधिका के चक्कर में वह भी रुचि को हमेशा इग्नोर कर देता है, इसलिए वह भी जानना चाहता था आखिर रुचिका करना क्या चाहती है। तभी रुचि बोली, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। इतना बोलकर वहां से जाने को मुड़ी, तभी विक्रांत जी बोले, क्या तुम्हारी मम्मा अगर यहाँ रहती तो भी तुम यही बोलती? उनकी यह बात सुनकर रुचि के कदम वहीं पर रुक गए। तभी विक्रांत जी फिर से बोले, बोलो। तो रुचि बोली कि क्या आप मेरी माँ को जानते थे? तो विक्रम जी अंजलि जी का फेस याद करते हुए बोले, मैं नहीं, लेकिन मेरी जान मेरी वाइफ जानती थी। उनकी बात सुनकर हॉल में खड़े सारे लोग हवाक रह गए, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि एक बार डांसर को विक्रांत जी इतना चाहते होंगे जो उन्हें अपना जान मानते हैं। तभी रुचि अपने सर को नीचे करके अपने पैर की उंगलियों को देखते हुए बोली, मुझे बाइक का कंपनी खोलना है जिसमें मैं अपना न्यू मॉडल बाइक भी बना सकूं। रुचि की बात सुनकर एक बार फिर सारे लोग हैरान हो गए, क्योंकि उन लोगों में से किसी को भी नहीं मालूम था कि रुचि बाइक की कंपनी खोलना चाहती है। तभी विक्रम जी रुचि की ओर आंख दिखाते हुए बोले, यह बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? उनकी बात सुनकर रुचि अपने दोनों हाथों को मसलने लगी, लेकिन कुछ नहीं बोली। तभी विक्रांत जी बोले, कितना पैसा लगेगा इसमें? तो रुचि बोली, स्टार्टअप के लिए कम से कम 100 करोड़। रुचि की बात पर रागिनी जी तुरंत आगे आते हुए बोली, 100 करोड़ इतना ज्यादा मनी? और अगर तुम्हारा यह आइडिया नहीं चला तो फिर तो हमें नुकसान हो जाएगा। उनकी बात रुचि को भले ही बुरा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन रियांश को बुरा लग गया और वह खुद से बोला, रुचि को 100 करोड़ देने में इन्हें इतना हर्ज है, और राधिका जिसे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता उसे 50% शेयर दिया जा रहा है। और वह अपनी लाल आंखों से रागिनी जी को देखने लगा, जिसे रागिनी जी ने नहीं देखा। तभी विक्रांत जी हंसते हुए बोले, बस 100 करोड़, ये तो तुम्हारे कंपनी में शेयर का सिर्फ 1% भी हिस्सा नहीं हुआ। और तुम इतना डर क्यों रही हो, जैसे तुम कोई चोरी करने जा रही हो? और फिर वह विक्रम जी की तरफ देखते हुए बोले, उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी बेटी को खुश कर पाओ। इतना बोलकर वो फोन चलाने लगे। वही विक्रम जी घूरकर रुचि को देखते हैं तो रुचि अपने नजरों को उनकी तरफ से हटा लेती है। के। तभी दरवाजे से विक्रम जी का असिस्टेंट अनुज आया। उसे देखकर कोई भी कुछ नहीं समझ पाया। तभी विक्रांत जी बोले, इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। उसके इतना कहते ही अनुज जल्दी से विक्रांत जी के पास चला गया और वह कुछ बोलने वाला था, तभी विक्रम जी उसे चुप रहने का इशारा करके बोले, वैसे मैं इस घर में सबसे मिल लिया, लेकिन इस घर की छोटी बेटी आरवी रायजादा से नहीं मिला। क्या वो इस फैमिली की हिस्सा नहीं है? वहीं रायजादा दादी तो कब से इसी सवाल का इंतजार कर रही थी, इसलिए वह जल्दी से विक्रांत जी के पास आकर बोली, विक्रांत, पता है इस घर की छोटी बेटी अनु, उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम एक बार देखोगे तो कहोगे कि वह तुम्हारी ही बेटी है। गाइज, कोई कंफ्यूज मत होना कि आरवी की आंखें किसकी तरह दिखती हैं। उसकी आंखें विक्रांत रायजादा और फेस अंजलि खुराना की तरह दिखता है। रायजादा दादी की बात सुनकर विक्रांत जी को आरवी का चेहरा याद आ गया, लेकिन वह अपना ख्याल झटकर बोले, कहाँ है वह? तो रायजादा दादी बोली, मैंने उसे फोन करके बोल दिया है, वह रात को यहाँ पर आएगी डिनर के लिए।
वह यह सब बात बहुत ही एक्साइटमेंट से बोल रही थी, जैसे वह कितनी बेशर्म है आरवी को विक्रांत जी से मिलाने के लिए। वही उनकी बात सुनकर विक्रांत जी खड़े हुए और सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चले गए। उनके पीछे पीछे अनुज भी चला गया। उनके जाने के बाद विक्रम जी गुस्से से रुचि को देखते हुए बोले, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बोलना चाहिए। तुम एक अनजान इंसान को अपनी सारी प्रॉब्लम बता रही हो। क्या तुम्हें यह भी याद नहीं है कि इसी इंसान के वजह से तुम्हारे डैड को आज कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? और इसी इंसान के वजह से शेर तुम्हारी बहन के नाम नहीं हो पाया। तभी राधिका आगे आते हुए बोली, डैड आप रुचि को क्यों बोल रहे हो? जब विक्रांत चाचू ने उससे पूछा तो वह बता दी कि उसे बाइक की कंपनी खोलना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसकी बात रुचि को अच्छी लगी। तभी राधिका उसके ओर मुड़ते हुए बोली, लेकिन रुचि अगर तुम बाइक का कंपनी खोलो और वह कंपनी फ्लॉप हो गया तो फिर तुम कहीं की नहीं रह जाओगी। और वैसे भी तुम तो हमेशा मौज मस्ती करते रहती हो, तुम्हें यह कब से ख्याल आ गया कि बाइक का कंपनी खोल दिया जाए? बाइक की कंपनी चलाना तुम्हारे जुबान को चलाने इतना आसान नहीं है। खैर अब तुम सोच ही ली हो तो मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तभी रियांश आगे आया और गुस्से से राधिका को देखकर रुचि के राइट हैंड को पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ गया। वहीं उसकी हरकत देख विक्रम जी के हाथों की मुट्ठियां कस गई और वह अपने मन में बोले, कल भी जब इसके कमरे में गया था तो इसने मुझसे कोई बात नहीं की और आज फिर सबके सामने मेरी बेइज्जती करके चला गया। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एस मेंशन। शिवाय सीधा कंपनी से इस मेंशन के अंदर आया और सीधा एक सीक्रेट कमरे में गया। उस कमरे में जाते ही उसके सामने एक बच्चा प्रकट हुआ जो कि अपने दोनों हाथों को कमर पर रखे हुए उसे ही घूर रहा था। उस बच्चे को देखकर शिवाय बोला, घूरने की जरूरत नहीं है, गलती सब तुम्हारी ही थी। और जाकर वह सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। शिवाय की बात सुनकर वह बच्चा जल्दी से उसके पास आकर बोला, आप मुझे उनसे दूर नहीं कर सकते, वह मेरी मम्मा है। शी इज अम्यांश राजपूत मम्मा। इतना बोलकर वह भी उसके बगल में बैठ गया। तभी शिवाय चिढ़ते हुए बोला, आखिर तुम क्यों उसके करीब जा रहे हो? वह सिर्फ मेरी है। तो अम्यांश बोला, शी इज ओनली माइन। तभी शिवाय खुद को शांत करते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें उससे दूर रहने के लिए? तो अम्यांश बोला, मैं उनसे दूर नहीं रह सकता, शी इज माई ऑब्जेक्शन। वही इतने छोटे बच्चों के मुंह से यह शब्द सुनते ही शिवाय थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, उसने तुम्हें जन्म नहीं दिया है तो वह तुम्हारी मॉम कैसी हो सकती है? के। तो अम्यांश भी उसी एटीट्यूड में बोला, जब आप बिना जन्म दिए हुए बाप बन सकते हैं तो वह भी मेरी माँ बन सकती है। इतना बोलकर वह गुस्से में अपने दोनों गालों को फुला लेता है। तभी शिवाय बोला, समझा करो, वो तुम्हारी मम्मा नहीं है। तभी अम्यांश अपने चेहरे पर शातिर स्माइल लाते हुए बोला, अगर आप अभी इसी वक्त मुझे उनके पास नहीं ले गए तो मैं मम्मा को बता दूंगा कि आप गे हो। उसकी बात सुनकर शिवाय हैरान भी हुआ और उसे काफी गुस्सा आया, इसलिए वह तुरंत अम्यांश के दोनों गालों को पकड़ते हुए बोला, यह तुम क्या बोल रही हो? और इतना बड़ा झूठा तुम्हें किसने बोलना सिखाया? वहीं उसके कसके पकड़ने की वजह से अम्यांश को दर्द हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला बल्कि वह अपने हाथों से इशारा करता है शिवाय को अपने गाल छोड़ने को, तो शिवाय भी छोड़ देता है। तो अम्यांश बोला, मुझे अच्छे से पता है डैडी की मम्मा आपको घास तक नहीं डालती है, और अगर उसी में मैं मम्मा को नमक मिर्च लगाकर यह बात बता दूं तो कैसा रहेगा? वह तो सच में बिलीव कर लेगी कि आप हो। वही उसकी इतनी शैतानी भरी बातें सुनकर शिवाय सुन्न हो गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी ये लड़का एक दिन उस पर ही उसे सिखाया हुआ ट्रिक आजमाएगा। तभी अम्यांश बोला, आपको क्या लगा आपके ये सो कॉल्ड बॉडीगार्ड मुझे रोक पाएंगे? आप भूल रहे हैं मैं कौन हूँ। मैं अम्यांश राजपूत हूँ जिसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर आप यह सोच रहे हैं कि मुझे इस कमरे में बंद कर देंगे तो मैं मम्मा से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो भूल जाइए, क्योंकि मैं इस बार आपके गार्ड को सिर्फ सर पर मार कर नहीं छोड़ने वाला बल्कि उसे जिंदा जला दूंगा। और कोई भी मुझे रोक भी नहीं पाएगा, इसलिए मुझे मम्मा के पास ले चलो।
उसकी धमकी भले ही शिवाय को नहीं डराने वाली थी, लेकिन अगर उसकी वो वाली बात पर अगर उसकी बीवी मान लेगी तो वो क्या करेगा। इसलिए वह फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोला, फाइन, ले चलता हूँ तुम्हें वाइफी से मिलाने। उसके इतना बोलने से ही अम्यांश पूरी तरह खुश हो गया। आखिर हो भी क्यों ना हो, इतने दिनों से उसने अपनी मम्मा से नहीं मिला था।